हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ हैं और कमीशंस हैं उसकी एक क्लास लाइए। तो फाइनली ये क्लास आप सभी लोगों के सामने है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और इससे आपके एग्ज़ाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपको बता दें ये न सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम बल्कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी ये कमेटी कब आई थी, इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, इस तरीके की इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप सभी लोग क्लास को एंड तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको ये पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी और जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज, हिंदी में आप कह सकते हैं शिक्षा आयोग एवं समितियां। ये टॉपिक अलग अलग नाम से पढ़ाया जाता है या अलग अलग नाम से मिलता है। एजुकेशन जनरल अवेयरनेस नाम के टॉपिक में भी ये आ जाता है, साथ ही साथ एजुकेशनल करंट सिनेरियो में भी आ जाता है, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको बता दें जब भी हम कमेटी और कमीशंस पढ़ते हैं खासकर एजुकेशन फील्ड में, तो वो हम दो टाइम लाइन में पढ़ते हैं। एक प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 यानी भारत के आज़ाद होने से पहले जितने कमीशन बने हैं और एक उसके बाद। लेकिन रिसेंटली देखा गया है कि एग्जाम्स में अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 95% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके बनते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से यानी स्वतंत्रता के बाद से। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास ली है, वो आपको क्लास चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने आप कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया या प्री इंडिपेंडेंस की कमिटीज और कमीशन को पढ़ा है। उसको अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम लोग देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स। आप इसको एजुकेशनल कमिटीज और कमीशन से क्या हुआ है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया, इसलिए इसको रिफॉर्म कहते हैं। उसकी टाइम लाइन को पहले हम लोग जान लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ऐसे आ जाता है 4 कमिटीज और 4 कमीशन के नाम दे दे और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे एग्जाम में, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस टाइम लाइन को जानें। सबसे पहला आप लोगों के स्क्रीन पे है राधा कृष्णन कमीशन 1948। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आप एक ओवरव्यू में आपको बताना चाह रहा हूं। और कमीशन और कमिटीज का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। कमेटी का मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें एक चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है और कई मेंबर्स होते हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मेंबर्स रखना चाहती है, किसको चेयरपर्सन बनाना चाहती है, वो डिसाइड करते हैं। तो सिंपली ये कमिटीज क्या है, ये कमिटीज स्टेटस चेक करती हैं कि क्या एजुकेशन का स्टेटस है इंडिया में और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए या किसकी जरूरत है। सिंपली ये मीन होता है। तो सबसे पहले भारत आजाद होने के बाद जो पहला कमीशन बनाया गया एजुकेशन फील्ड में, वो राधा कृष्णन कमीशन बनाया गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर ओरिएंटेड रहा। उसके बाद आया मुदालियर कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। आप लोग नेम और डेट ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं। 1948 में राधा कृष्णन, 1952 से 53 डेट दी जाती है मुदालियर कमीशन को। उसके बाद आता है कोठारी, डीएस कोठारी के अध्यक्षता में बना है कमीशन, जो 1964 से लेकर 66 इसकी डेट है, याद रखेंगे। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसीज भी आएंगी, वो देखेंगे। उसके बाद एक रामामूर्ति कमेटी आती है 1990 में, जो कि रिव्यू करने के लिए आती है, आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आप सॉरी यहाँ पे देख पाएंगे ये एरो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये एरो कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे, ये इस तरीके से आया हुआ है, फिर इस तरीके से। फिर उसके बाद जो फर्स्ट नेशनल जो पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाई गई वो 1968 में बनाई गई। उसके बाद दूसरी पॉलिसी आई एजुकेशन पे 1986 में। उसके बाद रामामूर्ति कमेटी आई 1990 में। ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से चल रहा है, प्लीज आप एरो देख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद रिवाइज्ड जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 की, इसको रिवाइज किया गया 1992 में, जिसको प्लान या प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी नाम दिया गया। उसके बाद नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसको यशपाल शर्मा कमेटी कहा जाता है, 1993 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कई बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 कह रहे हैं, वो लास्ट में यानी अभी के रिसेंट की पॉलिसी है। ये थी एक टाइमलाइन। अब हम लोग बात कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी बता दें,
देखिए, इंडिया की जो मिनिस्ट्री है वो, जैसे अभी आप हमारे जितने भी पॉलिसीज हैं या जितने भी चीजें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, 1947 से लेकर 1985 तक इस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके एमएचआरडी कर दिया था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन फिर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 इंप्लीमेंट हुई तो इसका नाम चेंज करके फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। आप ऐसे समझ लीजिए, 1947 से इसी मिनिस्ट्री को 1985 तक जाना गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। लेकिन 1985 से लेके 2020 तक, यानी जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, इसको हम एमएचआरडी के नाम से जानते थे इस मिनिस्ट्री को। इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर को एमएचआरडी मिनिस्टर कहा जाता था। और अब जो प्रेजेंट टाइम में है, अब फिर से इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग राधा कृष्णन कमेटी पे। राधा कृष्णन कमेटी पहली कमेटी थी जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाई गई, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस कमेटी को एक और नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं आप लोगों को सारी चीजें बाइलिंगुअल और हिंदी में भी बताते चलूंगा, ठीक है। देखिए, ये जो कमीशन आता है इसका नाम आपको दो नामों से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन। ये राधा कृष्णन कमीशन नाम से इसलिए जाना जाता है कि जो इस कमीशन के हेड थे वो, या चेयरपर्सन थे वो, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे, इसलिए इसे राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी कमेटी फॉर्म हुई, फिर उन्होंने स्टेटस देखा, तो उस रिपोर्ट में कुछ चीजें थी, उसको शॉर्ट में जान लीजिए, इतना डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आता है। फिर भी उन्होंने कहा कि 12 ईयर ऑफ प्री एजुकेशन होना जरूरी है यूनिवर्सिटी में, यानी एंटर करने से पहले 12 साल की स्कूली शिक्षा होनी जरूरी है, जो कि प्रेजेंट टाइम में यही चीजें चल रही हैं। एक और सजेशन इन्होंने दिया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी रिप्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट। आपको बता दें, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, जब हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो एजुकेशन टॉपिक था, एजुकेशन सब्जेक्ट था, उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया, यानी सारे राज्य अपने अपने तरीके से पॉलिसी, अपने अपने तरीके से चीजें ला सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कॉन्करेंट में रख दिया जाएगा तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकेंगी या कोई रिफॉर्म्स ला सकेंगी। ये इनका सजेशन था, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेटअप। इन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी शुड बी सेटअप टू लुक आफ्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन कंट्री। जो आज प्रेजेंट टाइम में यूजीसी वर्क कर रही है, उसकी रिकमेंडेशन राधा कृष्णन कमीशन ने ही दिया था। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब ये कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो फाइनली यूजीसी स्टैब्लिश किया गया 1953 में। हालांकि ये फोर्स, यानी ये एक वर्क करना स्टार्ट इसने 1956 में किया था, लेकिन स्टेब्लिशमेंट डेट की बात की जाए तो 1953 है। ये भी ध्यान रखेंगे, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ कमिटीज और कमीशन पढ़ रहे हैं। जब हम गवर्नमेंट बॉडीज पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, एनसीटी, यूजीसी, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इन्होंने जो अपने रिकमेंडेशन में ये भी कहा कि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज शुड नॉट रिमूव इन हैशटैग। यानी इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, हालांकि आपको पता है स्कूली एजुकेशन को लोगों ने कहा कि मातृभाषा में दी जाए, प्राइमरी एजुकेशन को, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन अभी तक इंग्लिश मीडियम में ही दी जा रही थी। तो इन्होंने कहा कि इसको रिमूव करना अभी सही नहीं होगा, अभी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन या कोर्सेज चल रहे हैं उसको इंग्लिश मीडियम में रहने दिया जाए, ये सिंपली। उसके बाद आता है सेकंड, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। ये आपने देखा कि ये यूनिवर्सिटी को लेकर था, लेकिन ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इसके चेयरमैन जो बनाए गए थे वो थे ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मुदालियर समिति भी कहा जाता है। और मुदालियर समिति को क्यों लाया गया था? ये लाया गया था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, यानी अगर सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाए तो आप 9 से 10th 12th कह लीजिए, या आप कह लीजिए क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक। और ये जो पहले कमीशन हम लोगों ने देखा था वो सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल के लिए था, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब इनकी कमेटी आई, इन्होंने भी देखा कि क्या स्टेटस है, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन में। तो फिर इन्होंने कई रिकमेंडेशन दिए, जिसमें से इन्होंने कहा कि
डाइवर्सिफाइड कोर्सेज की बात इन्होंने की कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लाने चाहिए। और फर्स्ट टाइम मुदालियर कमेटी ने अलग सब्जेक्ट के ग्रुप बना दिए, जो आज हम लोग कहते हैं ना साइंस ग्रुप से हैं, हम ह्यूमैनिटीज ग्रुप से हैं, आर्ट्स ग्रुप से हैं, या होम साइंस कॉमर्स ग्रुप से, टेक्निकल एग्रीकल्चर फाइन आर्ट्स। ये ग्रुप का डिवीजन जो है ये मुदालियर कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इनकी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, ध्यान रखेंगे, एक एक कमेटी पे एक एक क्लास हो सकती है, एक एक कमीशन पे एक एक क्लास हो सकती है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने सजेस्ट किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम होने चाहिए और सब्जेक्टिव एग्जाम की जगह ऑब्जेक्टिव को अपनाना चाहिए, और जो अभी परसेंटेज सिस्टम था उसको ग्रेडिंग सिस्टम इवेल्युएशन होना चाहिए कि ग्रेडिंग मिले। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो A B C D, जो आज ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है उसकी रिकमेंडेशन इन्होंने की थी। ये रही बात आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, जो कि 1952 से 53 में ये बना और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। यहां तक बात हुई दो कमीशन की। तीसरा कमीशन है कोठारी एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जो कि 1964 में स्टैब्लिश हुआ और 66 तक इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये एजुकेशन जो ये कमीशन था, ये सेटअप हुआ था अंडर डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसलिए DS कोठारी कमीशन या कोठारी कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की उसको एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम से की, जिसको वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी रिपोर्ट के बेस्ड पे फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी, इसलिए इसको वेरी प्रोग्रेसिव और आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव थी, बहुत ही डिटेल में चीजें बताई गई थी। इसमें इन्होंने ढेर सारे रिकमेंडेशन दिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम कोठारी कमीशन ने फ्री यूनिवर्सल एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 की बात की थी, जो कि आप देखते हैं 2009 तक जाकर, यानी 2020, यानी इनके रिकमेंडेशन के लगभग 30 से 40 साल बाद जाकर इंप्लीमेंट हो पाई, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन में दी गई थी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस कमीशन द्वारा दिया गया था, तो वो था कोठारी कमीशन। उस कमीशन, इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का मतलब भी हम लोग देखेंगे। इसमें यह कहा गया कि मदर टंग हिंदी और इंग्लिश एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, इसमें यह भी कहा गया कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए और उसको भी प्रमोट करना चाहिए। और इनका कहने का मीन ये भी रहा कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, उसमें बच्चों को कम से कम 3 लैंग्वेजेस के बारे में, 3 भाषाओं के बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एजुकेशन, यानी जो GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च करने की बात की गई थी, जो कि अभी तक नहीं हो पा रही है ये इम्प्लीमेंटेशन। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में भी DS कोठारी ने कहा, जो कि इससे पहले भी जो मुदालियर कमीशन था उसने भी ये बात कही थी, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। अब इसमें आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। देखिए, द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रोवाइड फॉर द स्टडी ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस, यानी अगर, हालांकि यहाँ पे क्या किया गया कि जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें ये कहा गया कि आप 3 लैंग्वेजेस को रखिए अपने स्कूल लेवल पे। एक तो हिंदी को रखिए, दूसरा इंग्लिश को रखिए, और तीसरा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसको रखिए। और इसका हालांकि कुछ स्टेट ने विरोध भी किया था, लेकिन यही 3 लैंग्वेजेस फार्मूला है और ये 1968 में इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के मतलब इंडिया के अलग अलग स्टेट से इस पर राय ली और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग नोट करिएगा। इसके बाद आता है जो पहली पॉलिसी है, इसलिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी, तो आप कहेंगे या कब इंप्लीमेंट हुई थी, तो 1968 में हुई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो ये DS कोठारी के एजुकेशन कमीशन पे के रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये भी आता है, जैसे आप देख सकते हैं, प्रोमूलगेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इसकी उद्घोषणा की थी या इसका ऐलान किया था कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए हैं। इसमें क्या क्या चीजें दी गई थी, पहले तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, क्योंकि ये DS कोठारी कमीशन पे ही बेस्ड थी, तो इसमें वही चीजें रख दी गई, यानी वही चीजों को अप्लाई भी किया गया, इंप्लीमेंट भी किया गया। फिर इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सबको
बराबर अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन फील्ड में, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन के लिए और लिटरेसी स्प्रेड करने के प्रोग्राम्स भी चलाए गए। उसके बाद गेम्स और स्पोर्ट्स पे फोकस किया गया। साथ ही साथ एक काफी इंपॉर्टेंट है कि इसी एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट टाइम पार्ट टाइम एजुकेशन और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की गई, जिसको डिस्टेंस कोर्सेज आप कह सकते हैं। इसकी बात फर्स्ट टाइम इसी एजुकेशन पॉलिसी में कही गई थी। तो ये आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इसको हम लोग यूज करेंगे NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है वर्ड, यानी मीन तो वही है हिंदी में, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा। तो NPE 1968 जो थी, ये पहली एजुकेशन पॉलिसी थी। अब देखिए, अब एक मेजर चेंज आता है जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 में। तो उसमें जो सबसे पहले रिकमेंडेशन आ रही थी राधा कृष्णन जी की कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाए एजुकेशन सब्जेक्ट को, फाइनली वही होता है। आपको बता दें, इंडियन के ओरिजिनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पहले बताया मैंने, उसमें एजुकेशन जो था वो सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट था, यानी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती थी। लेकिन इसको 1976 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन एजुकेशन बिकेम ए कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, तो आप कहेंगे इन 1976 विद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये याद रखेंगे। यहां पे ये ध्यान रखेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होगा कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकेगी एजुकेशन पे। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में इनके जो रिफॉर्म्स हैं या कोई भी ऐसे लॉज हैं, अगर कॉन्ट्रडिक्शन की सिचुएशन आती है, विरोधाभास की सिचुएशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन ही अप्लाई होंगे स्टेट्स पर भी। इससे क्या हुआ कि एजुकेशन फील्ड में और अच्छे रिफॉर्म्स आए, क्योंकि सारे स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग चीजें या पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, तो इससे क्या हो गया, विच इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट इट इन द मैनर सूटेड टू इट, जो उसे समझ में, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सही लगेगा वो उस पर कानून बना सकेगी। उसके बाद जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है वो आती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये पॉलिसी आप यहाँ पे देख पाएंगे, हम लोग एक बार इसको, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख पाएंगे जो सेकेंड जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में आती है। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे, ये वही सेम DS कोठारी के एजुकेशन 1964 से 66 वाले जो उनका रिफॉर्म था, उसी को लेते हुए चीजों को फिर से नई चीजें, यानी इस समय क्या था कि इस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की है वो किस गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट हुई थी, या उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो राजीव गांधी जी थे। आपको बता दें कि राजीव गांधी जी के टेन्योर में जितने भी अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्म्स हुए हैं एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन फील्ड में। और आप देख पाएंगे इसमें ढेर सारे चीजें थी, इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। पहला कि ये स्ट्रक्चर जो अभी तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है, 10+2+3, यानी 10th के बाद 2 साल आपके इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालयों के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, वहां पे एक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। ये 1986 के एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया। फिर एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट, यानी शिक्षा सबके लिए, यानी सर्व शिक्षा अभियान जैसी चीजें, या शिक्षा सबके लिए हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी को बायसनेस के, सबको शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा की बात भी इस पॉलिसी में की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात भी इसमें की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इट मींस कि प्राइमरी एजुकेशन यानी क्लास 1 से 5th तक के स्कूल में जितने भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं टीचिंग के रिलेटेड, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराना, उनके लिए अच्छे डेस्क, ब्लैक बोर्ड और सारी चीजें यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम में आता है। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटीज की भी बात की गई। आपको बता दें, हालांकि इग्नू की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटीज को प्रमोट किया गया कि स्टेट भी अपने लेवल पे ओपन यूनिवर्सिटीज मतलब स्टैब्लिश कर सकता है, और डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आप कह लीजिए, ठीक है।
उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स आए, रिफॉर्म्स यानी कुछ कमिटीज इस्टेब्लिश की गई जो कि ये देख सके कि जो ये दोनों एजुकेशन पॉलिसी थी, जैसे जब सेकेंड आ गई तो फर्स्ट की जगह सेकंड ने ले ली एजुकेशन पॉलिसी ने। अब क्या हुआ कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने दो कमेटी स्टैब्लिश की कि वो देखें कि क्या ये सही से इनका इंप्लीमेंट हो पा रहा है। तो उसमें एक नाम आता है आचार्य रामामूर्ति कमेटी का, दूसरा नाम आता है जनार्दन कमेटी का। ये दोनों कमेटी के बस आप डेट याद रखिएगा, 1990 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी और 1992 में। और इनका सिंपली काम क्या था, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी भी इसको कहा जाता है, इसका सिंपली वर्क था इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का सिर्फ प्रोग्रेस इवेल्युएट करना। और वही काम जनार्दन रेड्डी कमेटी को भी दिया गया था। ये बेसिक सी बात है, बस इसको आप याद रखेंगे, बस सुन लेंगे तो ये आपको एग्जाम हॉल में भी याद रहेंगे। अब इन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई, उस पे क्या किया गया कि जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी उसी को रिवाइज्ड कर दिया गया 1992 में। इसको नाम दिया गया POA यानी प्रोग्रेस ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ एक्शन के नाम से, हिंदी में कार्य योजना कहते हैं। और इसमें अलग अलग जो भी रिकमेंडेशन जो पहले की थी, DS कोठारी की या उससे पहले की जो रिकमेंडेशन थी, उसको फिर से नए सिरे से यानी नई चीजों से स्टार्टिंग की गई और जो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी उसके लिए फिर से प्रयास किए गए। उसमें एक था नेशनल और स्टेट लेवल के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आगे चल के जो इंजीनियरिंग के AIEEE जैसे एग्जाम कराए गए, फर्स्ट टाइम ये सब जब हो रहे थे, ये सब इन्हीं के रिकमेंडेशन पे था। इसमें नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी या टेस्टिंग बॉडी की भी बात की गई कि एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी हो जो कि नेशनल लेवल के सारे एग्जाम कंडक्ट कराएं। और इसी की देन है कि NTA की स्थापना हुई, यानी कह सकते हैं कि इसी से इन्फ्लुएंस है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके बाद एक कमेटी आती है नेशनल एडवाइजरी कमेटी। बीच बीच में और भी कमेटीज हैं, ऐसा नहीं है कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इतना ही है। कुछ छोटी मोटी कमेटी हमेशा 2 साल 4 साल पे आती रही थी। ये याद रखिएगा कि 1986 की जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें ये भी रूल उसमें पहले से इंक्लूड था कि हर 5 साल पे इसको रिवाइज किया जाएगा या इस पे रिव्यू कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी। उसी की बदौलत, उसी की देन है कि रामामूर्ति कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था। अब बात आती है हमारी नेशनल एडवाइजरी कमेटी, इसको यशपाल शर्मा कमेटी के नाम से जानते हैं। और ये कमेटी क्यों लाई गई थी, काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम ये देखा गया कि बच्चों पे पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है, उस बोझ को कम करने के लिए, या आप कह लीजिए उनके सिलेबस बहुत ज्यादा, बहुत ब्रॉड हो गया जिसकी वजह से वो बोरिंग होता जा रहा है, उतना प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है। तो यशपाल कमेटी स्टैब्लिश की गई और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की उसका नाम ही था लर्निंग विदाउट बर्डन। एग्जाम में ये भी आता है लर्निंग विदाउट बर्डन किस कमेटी की रिकमेंडेशन है या किस कमेटी की रिपोर्ट है, तो वो है यशपाल शर्मा कमेटी, जो 1993 में स्टैब्लिश हुई। क्योंकि यशपाल शर्मा कमेटी आगे भी एक बार और स्टैब्लिश की जाती है दूसरे पर्पज के लिए। इसमें क्या था, इसमें यशपाल शर्मा को इसका चेयरमैन बनाया गया और ये बस टू गो इनटू द इश्यूज ऑफ ओवरबर्डिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन, जैसे मैंने बताया, इनको ये देखना है कि क्या ओवरबर्डिंग है और क्यों बच्चों पे बोझ बढ़ता जा रहा है पढ़ाई का। चाहे आप देख रहे होंगे कि बच्चों पे भारी भारी बुक ले जा रहे हैं, पुस्तकें ले जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये बढ़ते हुए बोझ को दिखा रहा है। तो इन्होंने एडवाइस किया, बहुत सारे रिकमेंडेशन दी कि अलग अलग वे से उनको कैसे लाइक रिड्यूस किया जा सकता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात की, इन्होंने ये भी कहा कि सिलेबस को थोड़ा सा थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाए जिसकी वजह से बर्डन कम हो। ये ढेर सारे रिकमेंडेशन है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ ये नाम और ये डेट आपको याद रखनी है और ये लाइन याद रखनी है, लर्निंग विदाउट बर्डन। उसके बाद और भी छोटी मोटी कमिटीज और इंपॉर्टेंट कमिटीज, कमीशन भी स्टैब्लिश हुए। नेशनल एजुकेशन कमीशन 2005 से स्टैब्लिश किया गया 3 सालों के लिए, 3 इयर्स के लिए। हालांकि स्टैब्लिश हुआ 2005 में और 2008 तक चला। और इसको सैम पेट्रोदा कमेटी भी कहा जाता है क्योंकि सैम पेट्रोदा जो थे इसके चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। और इनका भी काम था रिवाइज द करिकुलम ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी करिकुलम है उसको रिवाइज करने के लिए इस कमीशन का, आप कह सकते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसी पर्पज से एस्टेब्लिश किया गया था। उसी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आता है, हालांकि ये इससे पहले भी आ चुका था 1975 से।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आने स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब क्या था कि सिलेबस को प्रेजेंट टाइम की ज़रूरतों के हिसाब से उसमें चेंजेस करना, उसमें रिफॉर्म्स लाना, उसमें नई चीज़ें ऐड करना, जैसे एडल्ट एजुकेशन जैसी चीज़ें हो गई, वोकेशनल कोर्सेज जैसी चीज़ें हो गई। तो हमेशा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है, लेकिन 2005 यानी 2005 का जो एनसीएफ था, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनसीएफ कहेंगे, फुल फॉर्म में आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसलिए ये काफ़ी रिमार्केबल है। यहाँ पे आप याद रखेंगे एग्जाम में आता है ये किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, तो ये एनसीईआरटी पब्लिश करती है जितने भी एनसीएफ आते हैं। और ये 2005 में जो था ये फोर्थ वन आया था, यानी चौथा आया था। इससे पहले 1975, 1988 और 2000 में भी एनसीएफ आ चुके थे, यानी हर 5 साल पे। उसके बाद भी एनसीएफ आए 2009 में, 2014 में, लेकिन 2005 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या था? टू सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर द स्कूल इन इंडिया। इंडिया में जो जितने भी स्कूल्स हैं उसमें किस तरीके से सिलेबस को फ्रेम किया जाए, हर लेवल पे, चाहे वो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के, किस तरीके से किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो स्कूल हो, कॉलेज हो, किस तरीके से फ्रेम करे सिलेबस को, टेक्स्ट बुक्स पब्लिश करने को लेकर कई गाइडलाइन दी गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यशपाल कमेटी 2009 में भी स्टैब्लिश की गई और उसका काम था रिनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, और 2009 होगा यहाँ पे। ये अंडर वही यशपाल शर्मा के अंडर में अब हायर एजुकेशन को लेकर भी इन्हीं के मतलब हेडेड बाय यशपाल शर्मा एक कमेटी स्टैब्लिश की गई, जिसको यशपाल कमेटी 2009 के नाम से जाना जाता है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है वो हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो किसी और क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है आज जो प्रेजेंट टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसको हालांकि हम लोग एक सेपरेट क्लास में वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ आप ये जान लें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। और ये इसकी रिपोर्ट किसने सौंपी थी? तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के एक्स साइंटिस्ट हैं, और इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया और इन्हीं के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। आपको एक और फैक्ट बता दें, इससे पहले भी इन्होंने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम था TSR सुब्रमण्यम कमेटी, जो कि एजुकेशन पे ही उसको रिपोर्ट सौंपनी थी। उसने रिपोर्ट भी अपनी सबमिट की, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया। इसलिए उसके बाद में कस्तूरी रंगन कमेटी को स्टैब्लिश किया गया और उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने और उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये जो इम्प्लीमेंट हुई 2022 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसने ही जगह ली 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को। ये ध्यान रखिएगा, जो 1992 में जो रिवाइज्ड थी उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा एजुकेशन सिस्टम पे। आप ऐसे समझ लीजिए कि 2022 से पहले अभी भी ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। इसका टारगेट दिया गया है 2030 तक इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक भी हम बहुत सारी चीज़ें 90% जो सिलेबस और चीज़ों को हम आप कह सकते हैं जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है एजुकेशन सिस्टम, वो 1986 की ही पॉलिसीज़ हैं और उसी की चीज़ों को फॉलो की जा रही हैं अभी तक, और अब धीरे धीरे चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप सभी लोगों को इस क्लास में एक इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, उनका नाम कब इस्टेब्लिश की गई है, नाम क्या है, और शॉर्ट में क्या उनके रिकमेंडेशन थे और क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई होप आज की ये जो एजुकेशन कमीशन और कमिटीज़ की क्लास है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आगे और भी जो क्लासेज आएंगी उसमें हम लोग एजुकेशनल स्कीम्स, फिर एजुकेशनल बॉडीज़ और एजुकेशनल एब्रिब्रिएशंस जिसमें फुल फॉर्म है, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप सभी लोग डेली क्लासेस से जुड़े रहें, देखते रहें और चीज़ों को समझते रहें। और ये पीडीएफ जो है हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, और आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।